दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3। अगर अब तक आपने इसके पहले 2 सीजन नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उनको देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। यकीन मानिए तीसरा सीजन भी पहले 2 सीजन की तरह धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी के मेन हीरो टॉमी शेल्बी ने रशियंस के साथ पंगा ले लिया है। अब टॉमी इन रशियंस से कैसे निपटेगा, यही हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। इसका हर एपिसोड दिलचस्प है, सो सीरीज को पूरा देखना। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत 2 साल आगे के समय से होती है। अब तक ग्रेस ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दे दिया था और टॉमी और ग्रेस अपने बेटे का नाम चार्ल्स रखते हैं। हालांकि इन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि टॉमी सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। अब पूरे 2 साल बाद वो सही वक्त आ चुका है और इसीलिए टॉमी और ग्रेस पूरी शिद्दत के साथ एक दूसरे को अपना लेते हैं। बेशक आप सोच रहे होंगे कि लास्ट सीजन के बाद टॉमी और विंस्टन चर्चिल के बीच में क्या बातें हुई थी, और अगर ग्रेस टॉमी से शादी कर रही है तो उसके पति का क्या हुआ। लेकिन ये सभी राज धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे। फिर टॉमी और ग्रेस की शादी हो जाने के बाद टॉमी उसको घर ले जाता है और फिर रात के वक्त सभी पीकी ब्लाइंडर्स मिलकर जश्न मनाते हैं। ग्रेस जब अपने परिवार से बात कर रही थी तभी वो गौर करती है कि टॉमी बहुत गुस्से में लग रहा है। तभी टॉमी अपने सभी भाइयों और बाकी के पीकी ब्लाइंडर्स को किचन में बुलाता है और उनको सख्त आदेश देता है कि आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रेस को अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। फिर वो उन सभी को ड्रिंक्स और कोकीन लेने से भी मना करता है और ये बात सुनते ही आर्थर थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर टॉमी अपने रूम में जाकर ग्रेस से अकेले में बातें करता है। फिर ग्रेस पूछती है कि आज तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। फिर टोनी उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली वाले मेरे मना करने के बावजूद भी यूनिफॉर्म पहनकर आए हैं, और इसके अलावा मैं तुम्हारी और चार्ल्स की सुरक्षा के लिए भी डरा हुआ हूँ। सुरक्षा वाली बात सुनकर ग्रेस समझ जाती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो टॉमी उसको बताना नहीं चाहता। फिर वो टॉमी को थोड़ा खुलकर बात करने के लिए कहती है। फिर टॉमी उसे बताता है कि हमारे और रूसियों के बीच में डील होने वाली है और मैं बस उसी डील को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। फिर टॉमी ग्रेस के करीब जाता है और ढेर सारी प्यार भरी बातें करने लगता है, जिसके बाद ये बातें उन दोनों को बिस्तर तक ले जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में आर्थर और बाकी सभी टॉमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब टॉमी वहां पर नहीं आता तो आर्थर उन दोनों को बुलाने के लिए ऊपर चला जाता है। फिर टॉमी आर्थर को थोड़ी बियर देते हुए कहता है कि तुम स्पीच की टेंशन मत लो, बस मैंने जो पेपर पर लिख कर दिया है तुम सबके सामने वही बोलोगे। फिर आर्थर टॉमी की बात मान लेता है। अगले सीन में हम पॉली को देखते हैं। जब वो अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी तो एक रूसी जासूस कालेडिन उसके पास आकर बैठ जाता है। कालेडिन पॉली को अपना असली नाम नहीं बताता और पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे बात करने के लिए पीकी ब्लाइंडर्स की इजाजत लेनी होगी। फिर पॉली कहती है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शेल्बी लिमिटेड कंपनी की काफी ऊंची पोस्ट पर हूँ। फिर वो पॉली से आज रात होने वाली रूसी डील के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन तभी पॉली उसको थोड़ा ऊंची आवाज में कहती है कि आज टॉमी की शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि आज तुम बिजनेस की बातें करो। दरअसल टॉमी विंस्टन चर्चिल और किंग के आदेश पर रूसियों के साथ स्मगलिंग और वेपन एक्सपोर्ट का काम कर रहा था, और इसके अलावा टॉमी को एक और खास काम भी दिया गया था, और वो काम था रूसी जासूस कालेडिन को खत्म करना। अब आपको पता चल ही गया होगा कि टॉमी अपनी शादी वाले दिन भी इतना परेशान क्यों है। दूसरी तरफ आर्थर और माइकल जब डिनर के लिए जाने लगते हैं तो उसकी मुलाकात लिजी से हो जाती है। लिजी उन दोनों से काफी नाराज थी, क्योंकि टॉमी के भाइयों ने मिलकर लिजी के बॉयफ्रेंड एंजल का रेस्टोरेंट जला दिया था। लिजी का बॉयफ्रेंड एक इटालियन था और पीकी ब्लाइंडर्स नहीं चाहते थे कि लिजी शेल्बी कंपनी के इतने सारे राज जानने के बाद किसी इटालियन के साथ संबंध रखे। फिर माइकल और आर्थर लिजी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन लिजी मानती ही नहीं। तभी टॉमी और ग्रेस के आने के बाद आर्थर अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है। हालांकि टॉमी ने उसको पहले ही कहा था कि जो भी पेपर में लिखा है तुम बस वही बोलोगे, लेकिन बावजूद इसके आर्थर एक भाई होने के नाते टॉमी से अपनी कुछ दिल की बातें कहने लगता है। जॉन और बाकी सभी को ये प्यार भरी बातें सुनकर थोड़ी बोरियत सी महसूस होती है, जिसके बाद टॉमी आर्थर को बीच में ही रोक देता है। आर्थर को ये बात पसंद नहीं आती और वो तुरंत पार्टी छोड़कर चला जाता है। आर्थर की वाइफ लिंडा उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी टॉमी वहां पर आता है और आर्थर से अकेले में बात करता है।
टॉमी आर्थर को समझाता है कि स्पीच रोकना मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम बहुत नर्वस हो गए थे और मैं नहीं चाहता कि ग्रेस के परिवार वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो। फिर आर्थर टॉमी की बातें सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि मैं स्पीच वाली बात को लेकर नाराज नहीं हूँ। दरअसल टॉमी ने कालिडिन को खत्म करने की जिम्मेदारी आर्थर को दी थी और वो शुरू से ही इस बात के खिलाफ है कि टॉमी रूसियों के साथ बिजनेस कर रहा है। फिर टॉमी आर्थर को कहता है कि बस एक बार और, क्योंकि ये काम केवल वही इंसान कर सकता है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। अब आर्थर टॉमी की बात मान लेता है, जिसके बाद टॉमी प्लान बी को एग्जीक्यूट करता है। फिर वो जॉन को बोलकर हॉर्स रेस का इंतजाम करवाता है। हॉर्स रेस का नाम सुनते ही ग्रेस के परिवार वाले और पार्टी में आए ज्यादातर लोग उसी काम में लग जाते हैं, जिसके बाद आर्थर के लिए ये काम आसान हो जाता है। तभी कुछ देर बाद टॉमी और आर्थर कालिडिन से मिलकर उससे वीपन एक्सपोर्ट के बदले $10 की डिमांड करते हैं। फिर जवाब में कालिडिन उसको कहता है कि मेरी पार्टनर तातियाना वो सारे पैसे लेकर स्नो हिल स्टेशन आने वाली है। फिर ये बात पता चलते ही टॉमी तुरंत ऑफिसर रोस के पास फोन करता है और उनको ऑर्डर देता है कि लेडी तातियाना को बाइज्जत स्नो हिल स्टेशन से पिक कर लेना। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो शार्लेट नाम की एक लड़की को चोरी चुपके कोकीन दे रहा था। माइकल को शार्लेट बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके सामने कुछ पैसे रखता है और उसको अपने साथ एक रात बिताने के लिए कहता है। शार्लेट भी माइकल का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में जब ग्रेस पोली से मिलने के लिए आती है तो पोली उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है। ग्रेस पोली से साफ साफ कह देती है कि आपको ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टॉमी ने मुझे पहले ही रूसी डील के बारे में बता दिया है। अब पोली भी ग्रेस की बातों में फंस जाती है और उसे बता देती है कि हाँ, वो रूसी डील आज रात ही होने वाली है। दरअसल टॉमी ने ग्रेस को सिर्फ इतना ही बताया था कि हम रूसियों के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो डील आज ही रात होगी। तभी कुछ देर बाद जब टॉमी और ग्रेस एक साथ डांस करने लगते हैं तो ग्रेस टॉमी से वादा लेती है कि आज के बाद तुम ये सारे इलीगल बिजनेस बंद कर दोगे और हम सभी मिलकर एक खुशहाल लाइफ जिएंगे। फिर टॉमी भी ग्रेस से वादा करता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, और फिर वो आर्थर और तातियाना से पैसे लेने के लिए स्नो हिल स्टेशन पहुंच जाता है। तातियाना उनसे पूछती है कि कालिडिन कहाँ है, क्योंकि मुझे केवल उन्हीं को पैसे देने का ऑर्डर मिला है। फिर टॉमी कहता है कि कालिडिन ने हमें अपना झूठा नाम बताया था और अगर तुम उस रूसी जासूस की बात कर रही हो तो उसी ने हमें यहाँ पर भेजा है। अब तातियाना को टॉमी पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो उसको पैसे दे देती है और वहां से चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तातियाना डचेस फैमिली से है और उसके अंकल ड्यूक ही टॉमी से ये सब कुछ करवा रहे हैं। हालांकि कुछ और मेन कैरेक्टर्स भी उन रूसियों के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो कौन है उनके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तभी जब टॉमी और आर्थर घर वापस जाने लगते हैं तो टॉमी देखता है कि आर्थर का मूड थोड़ा ऑफ है। फिर टॉमी के पूछने पर आर्थर उसको कहता है कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये रूसी बहुत ही खतरनाक है और हमारी डील उनसे केवल वेपन्स और गाड़ियों की हुई थी, जबकि ये लोग तो टैंक भी चोरी करवा रहे हैं। फिर टॉमी आर्थर को समझाता है कि ये मिशन तो हमें पूरा करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो चर्चिल हमें सूली पर चढ़वा देगा। टॉमी ये बात साफ साफ देख पा रहा था कि आर्थर पर लिंडा की बातों का काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि लिंडा भी बिल्कुल आसमा के जैसी ही है, जो ये सब इलीगल बिजनेस नहीं चाहती। फिर आर्थर मजबूरी में अपनी पिस्तौल लोड करता है और कालिडिन को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। आर्थर कालिडिन के पास जाकर उसको कहता है कि एक लड़की बाहर आपका इंतजार कर रही है। फिर जैसे ही कालिडिन बाहर जाता है तो आर्थर उस पर हमला कर देता है। हालांकि कालिडिन भी आर्थर पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि आर्थर अपने साथ पिस्तौल लेकर आया है। तभी एक तेज गन शॉट के साथ कालिडिन की कहानी खत्म हो जाती है और यहीं से पार्टी का भी एंड हो जाता है। अगले सीन में हम पोली को देखते हैं, जो पार्टी खत्म होने के बाद अपने रूम में वापस आ जाती है। तभी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ओलिवर पोली के पास आता है और उसको इनडायरेक्टली मजे करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन पोली गन दिखाकर उसे वहां से भगा देती है। हालांकि पोली खुद भी पार्टी में ओलिवर के साथ मजे करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ आर्थर कालिडिन को खत्म करने के बाद अपनी वाइफ लिंडा के पास आ जाता है। लिंडा का अभी भी यही कहना था कि आर्थर को ये सब छोड़ देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन आर्थर टॉमी के रहते ऐसा नहीं कर सकता। तभी हम टॉमी और पोली को देखते हैं, जो अपनी सेफ के पास जाकर वहां से नोटों के बंडल गिन रहे थे। फिर पोली टॉमी से पूछती है कि क्या तुम ये सारा पैसा गैम्बलिंग में लगाने वाले हो। टॉमी कहता है हाँ, क्योंकि इसी को बिजनेस कहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है टॉमी से, जो एक वेयर हाउस में कुछ पुरानी गाड़ियों को देखने के लिए आया था। फिर टॉमी वेयर हाउस के मालिक से पूरा का पूरा वेयर हाउस ही खरीद लेता है ताकि रूसी आराम से इस जगह पर अपना इलीगल काम कर सके। फिर अगली सुबह टॉमी की मुलाकात होती है रूसी एजेंट प्रीस्ट ह्यूजेस से। ह्यूजेस कोई मामूली प्रीस्ट नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक लीग के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा ह्यूजेस के इतने सारे कनेक्शन हैं कि वो किसी भी इंसान को खड़े खड़े मरवा सकता है। टॉमी और ह्यूजेस रूसी डील के बारे में बात करते हैं। फिर ह्यूजेस टॉमी से पूछता है कि फाउंडेशन खोलने का प्लान कैसा चल रहा है। टॉमी कहता है बहुत बढ़िया, मैं और मेरी वाइफ पूरा फाउंडेशन आराम से संभाल लेंगे और इसके अलावा हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी खोल रहे हैं जहां अनाथ और आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों की हेल्प की जाएगी। हालांकि ह्यूजेस और टॉमी के बीच में फाउंडेशन को लेकर कोई भी इलीगल बात नहीं होती, लेकिन ह्यूजेस टॉमी से ये सब पूछ रहा था, जिसका मतलब हो सकता है कि वो टॉमी से मनी लॉन्ड्रिंग करवाने के बारे में भी सोच रहा हो। फिर टॉमी मुद्दे की बात पर आता है और ह्यूजेस से पूछता है कि जिन लोगों को मेरे साथ मीटिंग करनी थी वो कहाँ है। ये बात सुनते ही ह्यूजेस सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसको तो खुद भी नहीं पता था कि वो लोग अब तक आए क्यों नहीं। तभी चर्च में प्रेयर की पहली बेल बजती है, जिसके बाद ह्यूजेस टॉमी को कहता है कि शायद अब वो लोग आएंगे भी नहीं। फिर जाने से पहले ह्यूजेस टॉमी को एमपी पैट्रिक चावेस के बारे में बताता है, जो टॉमी के चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी बनना चाहते हैं। फिर ह्यूजेस उसको एक कार्ड भी देता है जिसमें तातियाना के अंकल ड्यूक का एड्रेस था और आज टॉमी को हर हालत में उनसे मीटिंग करनी ही होगी। फिर इतना कहकर ह्यूजेस वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं। ड्यूक का मैनेजर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि आज आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स के हेड टॉमी शेल्बी आपसे मिलना चाहते हैं। टॉमी का नाम सुनते ही ड्यूक कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर वो मिलने के लिए हाँ कहता है या ना, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम आर्थर और जॉन को देखते हैं, जो चाग्रादा नाम के एक इटालियन मॉबस्टर से मिलने के लिए आए थे। दरअसल चाग्रादा लिजी के बॉयफ्रेंड एंजल का डैड है और वो इस बात से बहुत नाराज है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने मिलकर उनके बेटे का रेस्टोरेंट जला दिया। फिर वो जॉन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा चाहे जिसके साथ भी घूमे, किसी को भी डेट पर ले जाए, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जॉन भी भड़क जाता है और कहता है ठीक है, आप अपने बेटे को लिजी के साथ घूमने दीजिए, लेकिन जब मैं उसके दोनों पैरों में गोली मार दूंगा तो वो चलने के लायक भी नहीं बचेगा। फिर चाग्रादा भी पीकी ब्लाइंडर्स को धमकी देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद आर्थर जॉन पर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल इटालियंस और पीकी ब्लाइंडर्स की दुश्मनी बहुत समय पहले से चलती आ रही है, लेकिन फर्क बस इतना है कि पहले इटालियंस उन पर हुक्म चलाया करते थे और अब हर तरफ पीकी ब्लाइंडर्स की हुकूमत चलती है। फिर घर वापस आने के बाद आर्थर जॉन की शिकायत पोली से कर देता है, जिसके बाद पोली खुद उसको समझाने के लिए जाती है। फिर जॉन पोली को साफ साफ कह देता है कि आप आर्थर की साइड मत लीजिए, क्योंकि मैं किसी भी हाल में उन इटालियन से माफी नहीं मांगूंगा। फिर जवाब में पोली कहती है कि मेरी बात को समझो, मैंने सारा प्लान सेट कर दिया है और मेरे प्लान के अकॉर्डिंग लिजी खुद उस लड़के से ब्रेकअप कर लेगी और फिर इटालियन से माफी मांगने के बाद सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जॉन तो पोली से भी नाराज होकर गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी हम टॉमी को देखते हैं, जो तातियाना के अंकल ड्यूक से मिलने के लिए आया था। फिर टॉमी ड्यूक से खुलकर पूछता है कि तुम इतने सारे वेपन्स और गाड़ियों के पैसे लाओगे कहां से, क्योंकि पहले ही तुम पर काफी सारा कर्ज है। फिर ड्यूक टॉमी को एक ब्लू डायमंड दिखाता है और कहता है कि हमारी फैमिली के पास ऐसे कई सारे डायमंड हैं, इसलिए तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर टॉमी बिना कोई सवाल किए ब्लू डायमंड अपने पास रख लेता है। फिर जाने से पहले ड्यूक टॉमी को कहता है कि हम रूसियों को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि रूसी लड़कियां देखने में जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही जल्दी लोग उनके जाल में भी फंस जाते हैं। फिर टॉमी ड्यूक की ये सारी बातें सुनने के बाद वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं इटालियन मॉब चाग्रादा का बेटा एंजल जब अपने लिए कोट खरीदने के लिए जाता है तो कपड़ों के पीछे छुपा उस पर हमला कर देता है। पहले तो जॉन एंजल को बहुत मारता है और फिर वो पीकी ब्लाइंडर्स के असूलों के मुताबिक अपनी टोपी से एंजल की आंख फोड़ देता है। अब जॉन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इटालियन मॉब को इस बात का पता चलने के बाद वो पीकी ब्लाइंडर्स को हरगिज माफ नहीं करेगा।
फिर घर वापस आने के बाद पोली और आर्थर दोनों जॉन की शिकायत टॉमी से करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि टॉमी जॉन को कुछ भी नहीं कहता। तभी पोली टॉमी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर टॉमी चिल्लाते हुए कहता है कि जॉन ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर हम एक बार उन इटालियंस के सामने झुक गए तो हर कोई हमारा बाप बनने की कोशिश करेगा। फिर जाने से पहले टॉमी आर्थर को कहता है कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, जबकि पीकी ब्लाइंडर्स कभी भी नरम दिल होकर काम नहीं करते। टॉमी की यह बात सुनकर आर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि टॉमी आने वाले समय में अपना बिजनेस इस तरह से बढ़ाएगा। और वैसे भी लिंडा के आ जाने के बाद आर्थर का मनोबल काफी कमजोर पड़ गया है। अगले सीन में हम ड्यूक की वाइफ क्वीन इजाबेला डचेस को देखते हैं, जो घंटी बजाकर ड्यूक को अपने कमरे में बुलाती है। वो ड्यूक को कहती है कि टॉमी उस ब्लू डायमंड की बात करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि हमें टॉमी से जो चाहिए वो उसके पास है भी या नहीं, और अगर टॉमी के पास वो चीज है तो काम पूरा हो जाने के बाद हम उसे खत्म कर देंगे। अब ये दोनों पति पत्नी किस चीज के बारे में बात कर रहे थे इसका पता भी हमें जल्दी ही लग जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ थी कि टॉमी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तभी रात के वक्त टॉमी ग्रेस से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और फिर वो उसे ब्लू डायमंड से बना एक प्यारा सा नेकलेस देते हुए कहता है कि तुम फाउंडेशन पार्टी वाले दिन यही नेकलेस पहनोगी। ग्रेस टॉमी से पूछती है कि ये ब्लू डायमंड आया कहां से, लेकिन टॉमी उसको सही जवाब नहीं देता। अब एक तरफ तो टॉमी और ग्रेस प्यार भरी बातें करते हुए मजे कर रहे थे, और दूसरी तरफ टॉमी के ऑर्डर्स पर जॉन और आर्थर इटालियंस के 2 पब पर कब्जा कर लेते हैं। आज आर्थर को पहली बार किसी को मारने का इतना दुख हो रहा था, लेकिन अफसोस कि वो टॉमी के आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी इटालियन मॉब जाग्रादा को जब अपने बेटे और पब के बारे में पता चलता है तो उसका खून खोल उठता है। फिर वो तुरंत अपने एक खास आदमी को बुलाने का ऑर्डर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी और जॉन आपस में बातें कर रहे थे। तभी टॉमी की नजर कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर पड़ती है जो सीधे ही जॉन के घर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर टॉमी तुरंत आसमा को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब आसमा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वो ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब टॉमी और जॉन भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं, जिसके बाद उनमें से एक ऑफिसर टॉमी को पकड़कर जेल में ले आता है और वहां उसकी मुलाकात होती है प्रीस्ट ह्यूजेस से। दरअसल ये जो कुछ भी हो रहा है प्रीस्ट ह्यूजेस के कहने पर ही हो रहा है, क्योंकि ह्यूजेस टॉमी को दिखाना चाहता था कि हमारे पास भी काफी सोर्सेज हैं जो टॉमी और बाकी सभी पीकी ब्लाइंडर्स को खत्म कर सकते हैं। हालांकि टॉमी ह्यूजेस का काम सही तरीके से कर रहा था, लेकिन फिर भी ह्यूजेस टॉमी को धमकी देता है कि अगर तुम जरा सी भी गड़बड़ करोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। फिर सबूत के तौर पर ह्यूजेस टॉमी को एक टूथपिक के बारे में बताता है जो ह्यूजेस के लोग चुपचाप चार्ल्स के तकिए के नीचे रख कर आए थे। अब चार्ल्स का नाम सुनते ही टॉमी के होश उड़ जाते हैं। फिर टॉमी तुरंत अपने घर जाता है और चार्ल्स के तकिए के नीचे वो टूथपिक चेक करता है। टूथपिक बिल्कुल उसी जगह पर रखी हुई थी जहां ह्यूजेस ने उसे बताया था। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में टॉमी के परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब टॉमी और भी बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि वो जितना इस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही वो लोग उसे अंदर घसीटते जा रहे हैं। फिर जब टॉमी ये सारी बातें सोच ही रहा था तभी ग्रेस वहां पर आ जाती है और टॉमी का डरा हुआ चेहरा देखकर उसको शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर वो टॉमी से कहती है, ध्यान रखना तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई भी इलीगल काम नहीं करोगे, लेकिन टॉमी ग्रेस की बात पर कोई भी जवाब नहीं देता। अब वो समय आ जाता है जब फाउंडेशन ओपनिंग पार्टी चल रही थी। आज पोली उस पार्टी में बिल्कुल अलग ड्रेस पहनकर आई थी, क्योंकि मिस्टर ओलिवर पोली की एक शानदार पोर्ट्रेट बनाना चाहते थे। खैर, जब ग्रेस और टॉमी पार्टी एंजॉय कर रहे थे तो टॉमी देखता है कि ग्रेस ने पार्टी में तातियाना प्रीस्ट ह्यूजेस, पैट्रिक चावेज और उन सभी को बुलाया है जो टॉमी के साथ डील में शामिल हैं। हालांकि ग्रेस ने उन सभी का रुतबा देखकर उन लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि टॉमी पहले से इन सबको जानता है। फिर कुछ देर बाद ग्रेस टॉमी को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी टॉमी उसे बताता है कि मैं पहले भी इन सभी को जानता हूँ। अब ये बात सुनते ही ग्रेस का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टॉमी उसे डील के बारे में कुछ भी नहीं बताता और ग्रेस को यकीन है कि टॉमी जो कुछ भी कर रहा है बहुत जल्दी उसकी वजह से उसका पूरा परिवार खतरे में पड़ने वाला है। फिर कुछ देर बाद ह्यूजेस और चावेज टॉमी को अकेले में बात करने के लिए अंदर ले जाते हैं। फिर ह्यूजेस टॉमी से पूछता है कि तुम टैंक बाहर निकालने का काम कैसे पूरा करोगे। टॉमी कहता है कि जिस दिन टैंक्स निकाले जाएंगे उस दिन शहर में स्ट्राइक होगी, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ह्यूजेस को टॉमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो टॉमी को कहता है कि कल तुम तातियाना को फैक्ट्री में ले जाकर
उसको सारी चीजें दिखा देना। टॉमी तातियाना को साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन तभी ह्यूजेस उसको धमकी देता है, इसलिए मजबूरी में टॉमी को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर बाहर आने के बाद टॉमी पर्सनली तातियाना से मिलता है। उस समय ग्रेस भी तातियाना के साथ ही खड़ी थी, लेकिन ग्रेस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि टॉमी तातियाना से इतना फ्रेंडली होकर मिल रहा है। फिर टॉमी एडा को बुलाकर बहाने से ग्रेस को वहां से भेज देता है, इसलिए तातियाना को खुलकर टॉमी से बात करने का मौका मिल जाता है। फिर वो टॉमी को मजे करने के लिए कहती है, लेकिन टॉमी तातियाना की फालतू बातों पर ध्यान ही नहीं देता। तभी जब टॉमी वहां से जाने लगता है तो तातियाना उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी के गले में जो ब्लू कलर का डायमंड है वो असल में शापित है। तातियाना की बात सुनकर टॉमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि ड्यूक ने उसको एक श्रापित डायमंड दिया है। फिर टॉमी तुरंत ग्रेस के पास जाता है और उसको वो नेकलेस उतारने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेस को तो शक हो जाता है कि जरूर टॉमी ये नेकलेस तातियाना को देने वाला है। फिर जैसे तैसे टॉमी उसको समझाता है, जिसके बाद टॉमी और ग्रेस नेकलेस उतारने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तभी एक आदमी गन लेकर वहां पर आता है और ये गोली एंजल के लिए, ऐसा कहकर टॉमी को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो गोली ग्रेस को लग जाती है और यहीं से ग्रेस की कहानी का भी एंड हो जाता है। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि चगादरा ने उस खास आदमी को क्यों बुलाया था और उस डायमंड के श्रापित होने का मतलब क्या था। तभी आर्थर और जॉन उस आदमी को मार मार कर वहीं पर खत्म कर देते हैं, लेकिन अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि ग्रेस मर चुकी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। टॉमी ग्रेस की लाश को जलाने के बाद कई दिनों तक घर पर ही नहीं आता। तभी एडा, पोली और बाकी सभी टॉमी की हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर टॉमी घर आता भी है तो सिर्फ चार्ल्स से मिलने के लिए। फिर अगली बार जब टॉमी घर वापस आता है तो इस बार वो अपनी मीटिंग के लिए 2 लिस्ट बना लेता है। पहली मीटिंग में माइकल और पोली टॉमी से मिलते हैं। फिर टॉमी माइकल से अकाउंट रिपोर्ट और उनके लीगल बिजनेस प्रोग्रेस के बारे में बात करता है। माइकल टॉमी को बताता है कि काउंसिल ने हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोचा है, जिसका नाम होगा द ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट। माइकल और पोली को लग रहा था कि शायद टॉमी को ये नाम पसंद ना आए, लेकिन टॉमी तो ये नाम रखने के लिए परमिशन दे देता है। फिर जाने से पहले पोली टॉमी से बात करके उसका दुख कम करना चाहती थी, लेकिन टॉमी बिजनेस के अलावा उन दोनों से कोई भी बात नहीं करता। फिर अगली मीटिंग में आर्थर और जॉन टॉमी से मिलने के लिए आते हैं। आर्थर भी टॉमी से पिछले हादसे को लेकर बात करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह पाए इससे पहले ही टॉमी उसको चुप करवा देता है। फिर टॉमी आर्थर और जॉन दोनों से पूछता है कि उस चगादरा का क्या हुआ। फिर आर्थर कहता है कि हमने चगादरा के बेटे एंजल को खत्म कर दिया है और चगादरा के आदमियों ने बताया है कि वो और उसकी पत्नी बोट में बैठकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब टॉमी किसी भी हाल में चगादरा को छोड़ने वाला नहीं था। फिर वो तुरंत ही आर्थर और जॉन को ऑर्डर देता है कि चगादरा की बीवी को खत्म कर दो और फिर उस इटालियन मॉब को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन जॉन टॉमी का ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि असल में चगादरा की वाइफ आर्थर और जॉन की स्कूल टीचर थी और वो दोनों कभी भी अपनी टीचर को नहीं मारेंगे। फिर वो दोनों टॉमी को ये भी कहते हैं कि तुम हमसे ज्यादा तो उस माइकल का ख्याल रखते हो, जबकि हम तुम्हारे सगे भाई हैं। अब जॉन की बातें सुनने के बाद टॉमी भड़क जाता है। फिर वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं माइकल का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि वो हमारा लीगल बिजनेस संभाल रहा है और ग्रेस के मरने के बाद लीगल बिजनेस ही हमारा पहला उद्देश्य है। अब टॉमी को इतना गुस्से में देखकर आर्थर और जॉन बिल्कुल चुप हो जाते हैं, जिसके बाद टॉमी को छोड़कर पूरी शेल्बी फैमिली एक साथ बैठकर ड्रिंक करती है। आर्थर और जॉन अभी भी टॉमी से नाराज थे, लेकिन पोली उन दोनों को समझाती है कि टॉमी इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है और हम सभी को उसका साथ देना चाहिए। जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी आर्थर और माइकल की आपस में बहस हो जाती है। फिर पोली और एडा उन दोनों को शांत करवाती है, जिसके बाद शेल्बी फैमिली अपनी एकता के नाम ड्रिंक पीता है। इतने में फिन वहां पर आता है और पोली को बताता है कि टॉमी हमारे साथ जॉनी डग्स के साथ बैठकर फिर से कहीं चला गया है। फिन की बात सुनने के बाद सभी लोग टॉमी को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन टॉमी और तेज घोड़ा भगाकर वहां से निकल जाता है। दरअसल टॉमी और जॉनी बासवेल नाम की एक लेडी से मिलने के लिए जा रहे थे, जो उस ब्लू डायमंड को देखकर ये बात कंफर्म कर देगी कि वो डायमंड श्रापित है या नहीं। हालांकि टॉमी अपने घर पर एक लेटर छोड़कर आया था ताकि पोली और बाकी सभी को उसकी चिंता ना हो। तभी रात के वक्त जब आर्थर और जॉन ड्रिंक कर रहे थे तो माइकल वहां पर आकर उन दोनों से गन चलाना सीखता है। आर्थर माइकल को एहसास कराता है कि गन चलाना कलम चलाने से कई गुना ज्यादा मजेदार है।
और गन देखकर जब दुश्मन हमारे कदमों में होता है तो उस समय जो हमें खुशी मिलती है वो दुनिया की सभी खुशियों से ज्यादा है। आर्थर की बातें धीरे धीरे करके माइकल के दिमाग में फिट बैठ जाती है। फिर माइकल इस बात का एहसास करने के लिए आर्थर पर ही गन तान देता है, लेकिन तभी पोली वहां पर आ जाती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। आर्थर पोली को शांत कराता है और बताता है कि हम तो बस माइकल को गन चलाना सिखा रहे थे। फिर पोली माइकल को सीधा उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद आर्थर और जॉन अपना एक जरूरी काम पूरा करने के लिए वेयर हाउस के मालिक के पास चले जाते हैं। आर्थर उसे एक लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इन सभी आदमियों को काम से निकालना होगा, क्योंकि ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वेयर हाउस का मालिक उनकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर उसने इतने सारे लोगों को एक साथ काम से निकाला तो फैक्ट्रियां हड़ताल पर चली जाएंगी। लेकिन आर्थर उसकी कोई भी दलील सुनने के मूड में नहीं था। जब बात सीधे तरीके से नहीं बनती तो जॉन अपनी गन बाहर निकालता है और गन देखकर मजबूरी में उसको पीकी ब्लाइंडर्स की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ पोली आंटी वही अपनी पार्टी वाली ड्रेस पहनकर ओलिवर से पोर्ट्रेट बनवा रही थी। फिर बातों बातों में पोली ओलिवर से पूछती है कि तुम मेरी ही पोर्ट्रेट क्यों बना रहे हो? क्या तुम अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि तुमने एक गैंगस्टर को डेट किया था? पोली की बातें सुनकर ओलिवर थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर वो पोली को बताता है कि असल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मेरी पत्नी की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। फिर ये बात सुनने के बाद पोली और ओलिवर के बीच में फीलिंग्स और भी बढ़ जाती है, लेकिन अब ये फीलिंग्स किस हद तक जाएंगी ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम टॉमी और जॉनी को देखते हैं, जो बासवेल से मिलने के लिए पहुंच गए थे। फिर टॉमी बासवेल को डायमंड दिखाता है और पूछता है कि आखिर इस डायमंड में ऐसा क्या है जिसको पहनने के बाद मेरी बीवी की मौत हो गई। फिर बासवेल अनुमान लगाती है कि ये ब्लू डायमंड श्रापित है। फिर वो टॉमी को बताती है कि इस डायमंड को हाथ पर लेते ही मुझे जलन होने लगी थी, इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। फिर ये बात जानने के बाद टॉमी का मन थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि अभी तक टॉमी को ये लग रहा था कि उसने चागराडा के साथ दुश्मनी की, इसी वजह से ग्रेस मारी गई। जबकि बासवेल की बातें सुनने के बाद ये कंफर्म हो गया कि ग्रेस की मौत टॉमी की वजह से नहीं बल्कि इस श्रापित डायमंड की वजह से हुई है। फिर टॉमी बासवेल को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्थर और जॉन चागराडा के भागने से पहले उसे और उसकी बीवी को पकड़ लेते हैं। चागराडा की वाइफ जॉन से भीख मांगती है, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन मजबूरन उन्हें टॉमी का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। जिसके बाद आर्थर चागराडा को टॉमी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उसका चेहरा देखकर टॉमी का खून खोल उठता है। फिर टॉमी सोचने लगता है कि वो चागराडा को कहां से काटना शुरू करे, क्योंकि जब तक टॉमी चागराडा के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। फिर चागराडा बिना कुछ बोले चुपचाप बस ईश्वर से माफी मांगता है, लेकिन टॉमी चिल्लाते हुए चागराडा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। चागराडा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर टॉमी चागराडा की जीभ से शुरुआत करता है, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी उसके हाथ चागराडा की जीभ काट ही नहीं पाते। फिर आर्थर समझ जाता है कि अभी टॉमी इतना भी पत्थर दिल नहीं हुआ कि वो किसी को भी बेरहमी से मार डाले। फिर आर्थर खुद ही चागराडा को शूट कर देता है, जिसके बाद टॉमी जॉन से कहता है कि इसकी बॉडी को ले जाकर कहीं दफना देना। अब टॉमी के लिए जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं बचा था, क्योंकि उसने अब अपनी वाइफ की मौत का बदला भी ले लिया था। अब टॉमी जिएगा तो सिर्फ अपने बेटे चार्ल्स के लिए। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टॉमी एडा के सामने प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए आता है। फिर एडा उसको बताती है कि मैंने फ्रेडी के कम्युनिस्ट सोर्सेज से पता किया है और मुझे खबर मिली है कि कोई जेम्स नाम का आदमी हमारी अंदर की इंफॉर्मेशन सोवियत एम्बेसी तक पहुंचा रहा है। हालांकि एडा टॉमी को जेम्स का नाम नहीं बताना चाहती थी कि टॉमी तुरंत ही जेम्स के पास जाकर उसे मार डालेगा, लेकिन टॉमी के फोर्स करने पर मजबूरी में उसको नाम बताना ही पड़ता है। फिर जाने से पहले टॉमी गौर करता है कि एडा ने फिर से लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। वो समझ जाता है कि सुंदरता एडा की चाहत है और वो अपनी चाहत को खुद से दूर नहीं कर सकती। फिर टॉमी एडा को एक पोस्ट के लिए ऑफर देता है, जिसमें उसे लिपस्टिक और कपड़े पेरिस से लाकर दिए जाएंगे और उसे बस कुछ लोगों का ध्यान खींचना होगा। एडा टॉमी का ऑफर सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिलहाल टॉमी उस पर कोई भी दबाव नहीं डालता और वहां से चला जाता है। फिर टॉमी के ऑर्डर्स पर पुलिस वाले जेम्स को पकड़ लेते हैं। जेम्स टॉमी से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। टॉमी कहता है कि मुझे तो बस उस शख्स का नाम जानना है जो तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है। फिर जेम्स प्रीस्ट हग्स का नाम बताता है और ये नाम सुनकर टॉमी के होश उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम आर्थर और उसकी वाइफ लिंडा को देखते हैं, जो आर्थर की नाइट ड्यूटी के बारे में बात कर रहे थे। लिंडा आर्थर को समझाती है कि अब तुम रात में काम करना बंद कर दो, क्योंकि हमारे बीच कोई और भी आने वाला है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। आर्थर लिंडा की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है,
अब वो लिंडा को बता भी नहीं पा रहा था कि आज वो कितना खुश है। फिर वो लिंडा को रूम में ले जाता है और अपनी सारी खुशी उतार देता है। फिर वो ये खुशखबरी अपने सभी भाइयों को बताता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। टॉमी और जॉन दोनों आर्थर को बधाई देते हैं, लेकिन तभी टॉमी उसे बताता है कि मैं तुम्हारे इस जश्न में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आर्थर भी टॉमी को ज्यादा फोर्स नहीं करता, जिसके बाद टॉमी सीधा डचेस फैमिली से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब कोई भी बात शुरू करने से पहले डचेस फैमिली के सभी लोग ग्रेस को लेकर टॉमी से शोक व्यक्त करते हैं। फिर टॉमी उनको बताता है कि मैंने आपका सारा काम कर दिया है। 21 जून की रात को पूरे शहर में स्ट्राइक हो जाएगी, जिसके बाद मैं वो सभी टैंक वहां से निकलवा लूंगा और कुछ ही घंटों में वो सभी टैंक्स आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाएंगे। हग्स और ड्यूक दोनों टॉमी से पूछते हैं कि तुम पुलिस का क्या करोगे। फिर टॉमी कहता है कि टैंक निकलवाने के साथ साथ एक जगह पर भीषण आग भी लग जाएगी, जिसके बाद सभी को यही लगेगा कि वो सभी टैंक उस आग में जलकर खत्म हो गए। अब ड्यूक और उसकी वाइफ इजाबेला को टॉमी का ये प्लान काफी पसंद आता है। फिर जाने से पहले टॉमी इजाबेला को कहता है कि मुझे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पैसे और चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगी। इतना कहकर टॉमी इजाबेला को एक रुमाल देता है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रुमाल में कोई रकम नहीं बल्कि एक लाइन लिखी हुई थी, आई हैव सीक्रेट्स, जिसका मतलब है कि मुझे कुछ राज पता है। अब बेशक टॉमी वहां पर प्रीस्ट हग्स की बात कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो हग्स की मौजूदगी में इजाबेला और ड्यूक को कुछ भी नहीं बता पाता। फिर ड्यूक तातियाना को कहते हैं कि जाओ मिस्टर शेल्बी को बाहर तक छोड़ कर आओ। अब टॉमी को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो तातियाना को बताता है कि ये प्रीस्ट सोवियत एम्बेसी के साथ मिला हुआ है। तातियाना भी टॉमी की इस जानकारी पर कोई भी सवाल नहीं करती, लेकिन जाने से पहले वो टॉमी को कहती है कि शायद तुम्हें ग्रेस से प्यार था ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें ग्रेस से प्यार होता तो तुम ये सब इलीगल काम छोड़ चुके होते। अब तातियाना के मुंह से ग्रेस का नाम सुनते ही टॉमी बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो तुरंत तातियाना का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो हर पल मेरे ही साथ है। फिर वो तातियाना को कहता है कि अब तुम मुझे परमिशन ला कर दोगी ताकि मैं इस गद्दार प्रीस्ट को खत्म कर सकूं। और इतना कहने के बाद टॉमी वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं टॉमी बाकी के सभी पीकी ब्लाइंडर्स को लेकर जंगल में हिरण पकड़ने के लिए जाता है। आज इस हिरण को पकड़ने का एक खास मकसद है और वो मकसद ये है कि इनका एक पूर्वज जिसका नाम कैनोक है, ये सब उसी की याद में इस हिरण को पकड़ने आए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शिकारी था। हिरण को पकड़ने के बाद टॉमी उन सभी को कैनोक के कुछ पुराने किस्से बताता है। तभी टॉमी को ख्याल आता है कि क्यों ना कैनोक का नाम उनके आने वाली पीढ़ियों को दिया जाए। फिर वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम अपने बच्चे को उनका नाम दोगे, लेकिन जवाब में जॉन मना कर देता है। फिर टॉमी आर्थर की तरफ देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो आर्थर से पूछता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आर्थर की बीवी लिंडा इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। फिर वो सभी पीकी ब्लाइंडर्स को अपने पास बुलाता है और कहता है दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली है। अब टॉमी किस चोरी की बात कर रहा था और इससे इन सब को क्या फायदा होने वाला है, ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम आंट पोली को देखते हैं, जो चर्च में अपने गुनाहों को कन्फेस करने के लिए आई थी। पादरी पूछता है कि आपको क्या कन्फेशन करनी है। फिर पोली कहती है कि मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया था और मुझे यही कन्फेशन करनी है कि मुझे उसकी मौत का कोई भी अफसोस नहीं। पादरी जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वो कन्फेस करने के लिए आई थी और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रही है कि मुझे उसकी मौत का कोई भी अफसोस नहीं। फिर वो पादरी को एक और बात बताती है कि हम बहुत जल्द एक और पवित्र इंसान को मारने वाले हैं। बेशक पोली यहाँ पर पादरी ह्यूगस की बात कर रही थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने ये बात फादर को बताकर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर घर वापस आने के बाद पोली सेफ से कुछ कैश निकालने जाती है, लेकिन पासवर्ड डालने के बाद भी सेफ खुलता ही नहीं। तभी लीजी वहां पर आती है और पासवर्ड डालकर उस सेफ को खोल देती है। फिर पोली लीजी से पूछती है कि तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला, लेकिन तभी एडा पीछे से जवाब देती है कि टॉमी को नींद में बोलने की आदत है। एडा की बात सुनकर पोली समझ जाती है कि टॉमी अभी भी लीजी के साथ ही सो रहा है। उस समय आसमा भी उनकी सारी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसने लीजी के मुंह से पासवर्ड भी सुन लिया था, लेकिन फिलहाल वो किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने देती। दूसरी तरफ टॉमी सभी पीकी ब्लाइंडर्स को अपने आगे का प्लान समझाता है। अंकल चार्ली को शक था कि वो डचेस जरूर काम पूरा हो जाने के बाद उनको पैसे नहीं देगी, लेकिन तभी टॉमी उनको कहता है कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो हीरे दे या फिर हमसे गद्दारी करे। लेकिन आर्थर इस गैर कानूनी डील में टॉमी का साथ नहीं देना चाहता था,
लेकिन फिर टॉमी सभी को समझाता है कि ये हमारी आखिरी डील होगी, इसके बाद हम सब अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। फिर सभी पीकी ब्लाइंडर्स काफी सोचने के बाद टॉमी की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ शेल्बी फैमिली की सभी औरतें इस बात से नाराज थी कि उनके मर्द केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। जब मन किया शिकार पर चले गए और जब मन किया घर वापस आ गए। लिंडा इस बात का फायदा उठाती है और कहती है कि अगर आप लोग चाहो तो लेडी जेसिका के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। दरअसल जेसिका कई सारी औरतों के साथ मिलकर इस समय प्रोटेस्ट कर रही थी ताकि औरतों को अलग बाथरूम और उनके हक की सभी चीजें मिल जाए। पोली को ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद शेल्बी फैमिली की सभी महिलाएं जेसिका के साथ मिलकर प्रोटेस्ट के लिए निकल पड़ती हैं। टॉमी जब घर वापस आता है तो तातियाना पहले से ही उसका वहां पर इंतजार कर रही थी। तभी तातियाना टॉमी को बताती है कि मैं यहाँ पर क्वीन इजाबेल के कहने पर ही आई हूँ और हमें जानना है कि आपके पास फादर ह्यूगस के खिलाफ क्या सबूत है। फिर टॉमी कहता है कि मेरी जबान ही मेरा सबूत है, लेकिन इतने में जॉन वहां पर आ जाता है और हंसते हुए टॉमी को कहता है कि शेल्बी फैमिली की सभी औरतें स्ट्राइक पर चली गई हैं। स्ट्राइक का नाम सुनते ही टॉमी तुरंत जॉन से पूछता है कि क्या लिंडा भी वहां पर है। जॉन कहता है हाँ। टॉमी समझ जाता है कि ये सब लिंडा का ही किया धरा है, लेकिन फिलहाल वो इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि पीछे बैठी तातियाना टॉमी को भर भर कर लाइन दे रही थी। अब टॉमी का भी दिल तातियाना पर आ जाता है, जिसके बाद वो जॉन को ऑर्डर देता है कि बाहर जाकर तातियाना की गाड़ी को पंक्चर कर देना और कल फ्राइडे है इसलिए कोई भी गैराज खुला नहीं होगा। जॉन टॉमी के इरादे समझ जाता है और फिर ठीक वैसा ही करता है जैसा टॉमी ने उसको कहा था। तभी कुछ देर बाद जब जॉन सेफ के पास से गुजरता है तो देखता है कि आसमा वहां से कुछ पैसे चुरा रही है। फिर वो तुरंत आसमा को रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद आसमा वहां से भागने लगती है। अब जॉन जैसे तैसे करके आसमा को रोकता है और बताता है कि तुम पैसों की टेंशन मत लो, ये मिशन पूरा हो जाने के बाद हमारे पास इतना सारा पैसा होगा कि हम टॉमी से भी बड़ा घर खरीद सकते हैं। अब जॉन की ये बात सुनकर आसमा उसे चूम लेती है। दूसरी तरफ टॉमी और तातियाना जब बेडरूम में बैठकर बातें कर रहे थे तो तातियाना टॉमी को बताती है कि डचेस फैमिली के पास कई सारे सफायर मौजूद हैं और क्वीन इजाबेला उनमें से सबसे बड़ा सफायर अपने गले में पहनती है। इस समय टोनी बिना कुछ बोले बस चुपचाप तातियाना की बातें सुनता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से तातियाना टॉमी की बंदूक उठा लेती है और फिर वो नीचे की तरफ भागने लगती है। टॉमी को लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि तातियाना का दिमाग किस तरफ दौड़ रहा है। फिर भागते भागते वो टॉमी को कहती है कि मैं तुम्हारी कमजोरी जानती हूँ, तुम लड़कियों को बहुत पसंद करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मेरा हाल भी तुम्हारी बीवी के जैसा हो जाएगा। लेकिन टॉमी तातियाना की फालतू बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसको अपनी गन वापस करने के लिए कहता है। लेकिन तभी तातियाना नीचे जाती है और बंदूक में से एक बुलेट लोड करके उसको अपने सिर पर तान देती है। फिर वो टॉमी को कहती है कि इस खेल का नाम है रशियन रूलेट और तुम्हें ये खेल खेलना ही पड़ेगा, जिसमें एक इंसान जिंदा रहता है और एक मारा जाता है। फिर टॉमी तातियाना को समझाता है प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन तातियाना खुद पर गोली चला देती है। लेकिन फिर टॉमी उससे बंदूक छीन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम रशियन लोग एकदम पागल हो। अब टॉमी चाहता तो इस समय तातियाना को घर से निकाल सकता था, लेकिन कुछ समय बाद तातियाना टॉमी का मूड अच्छा करने के लिए अपने कपड़े उतारकर खड़ी हो जाती है। फिर टॉमी उसको समझाता है कि प्लीज तुम ये सब यहाँ पर मत करो, लेकिन तातियाना मानती ही नहीं। उस समय ऊपर खड़ी नौकरानी मैरी ये सब कुछ देख रही थी। फिर टॉमी मैरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तुरंत अंदर चली जाओ, जिसके बाद टॉमी तातियाना को लेकर वापस बेडरूम में आ जाता है। मजे करने से पहले तातियाना टॉमी को कहती है कि तुम उस पादरी को मार डालो, क्योंकि क्वीन इजाबेला ने इस केस का इंचार्ज मुझे बनाया है और मैं यानी तातियाना डचेस तुम्हें ऐसा करने के लिए परमिशन दे रही हूँ। अब टॉमी भी ऐसा ही चाहता था, इसलिए खुशी के मारे वो तातियाना के साथ खूब मजे करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टॉमी अपने भाइयों से मिलकर उनसे एक बहुत बड़ी चोरी के बारे में डिस्कस करता है। दरअसल ये चोरी टैंक वाली चोरी से पूरी तरह अलग थी, क्योंकि इस बार शेल्बी ब्रदर डचेस का सारा खजाना लूटने वाले हैं। फिर टॉमी आर्थर और जॉन को एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कि ये उनके घर के आसपास का नक्शा है और अगर हमें टैंक चोरी के पैसे नहीं मिले तो हम उनका सारा खजाना चुराकर वो सारा माल आपस में ही बांट लेंगे। ये बात सुनकर आर्थर और जॉन दोनों ही इस प्लान में टॉमी का पूरा सपोर्ट करते हैं। फिर कुछ देर बाद शेल्बी परिवार की औरतें भी घर वापस आ जाती हैं। फिर टॉमी उन सबसे पूछता है कि आप लोगों की स्ट्राइक कैसी रही।
फिर पोली आंटी कहती है कि हम तो वहाँ पर मजाक मजाक में ही चले गए थे। हालांकि टॉमी औरतों की इस स्ट्राइक का पूरा सम्मान करता है और उनको यकीन दिलाता है कि जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। तभी आसमा टॉमी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर सच में तुम हेल्प करना चाहते हो तो हमें ये बताओ कि फैक्ट्री वाली चोरी के अलावा और कौन सी बड़ी चोरी होने वाली है। अब आसमा की बात सुनने के बाद टॉमी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात केवल शेल्बी ब्रदर्स को ही पता थी। फिर टॉमी आसमा से पूछता है कि क्या जॉन का मुंह खुल गया है। फिर जवाब में आसमा कहती है जॉन का नहीं, आर्थर का, क्योंकि उसने लिंडा को सब कुछ बता दिया है। अब टॉमी का आर्थर पर से भरोसा उठ जाता है। फिर वो पोली को छोड़कर बाकी सभी औरतों को बाहर भेज देता है और पूछता है कि कहीं ह्यूगस को मारने वाली बात आपने किसी को बताई तो नहीं है। फिर पोली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात केवल मेरे और तुम्हारे बीच में ही है। अगले सीन में हम उस पादरी को देखते हैं जो ह्यूगस को पोली की कही हुई सारी बातें बता रहा था। फिर ह्यूगस तुरंत ही समझ जाता है कि वो पवित्र इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ और पीकी ब्लाइंडर्स डचेस के साथ मिलकर मुझे ही मारने का प्लान बना रहे हैं। अब यही वो गलती थी जो पोली ने की, क्योंकि पादरी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो लिंडा से बात करने के लिए आया था। टॉमी लिंडा से साफ साफ पूछता है कि तुम आर्थर को हमारे साथ काम करने दोगी या नहीं, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो वो हमारा पूरा मिशन बर्बाद कर देगा। फिर लिंडा कहती है मैं तो केवल उसको सलाह देती हूँ, मेरी सलाह वो मानता है या नहीं वो उसके खुद के दिमाग पर है। फिर टॉमी लिंडा को समझाता है कि ये हमारा आखिरी गैर कानूनी मिशन होगा, जिसके बाद तुम और आर्थर अपने 30,000 पाउंड लेकर खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। 30,000 वाली बात सुनते ही लिंडा का मन मचल जाता है, क्योंकि टॉमी ने डचेस के साथ वो डील 1,50,000 पाउंड में तय की थी, जिसका मतलब अगर वो हिस्सा 3 भाइयों में बांटा जाएगा तो उनके हिस्से में 50,000 पाउंड आएंगे। फिर टॉमी लिंडा को समझाता है कि इस मिशन को पूरा करने में हमारा काफी सारा नुकसान भी हुआ है, लगभग 30,000 पाउंड का। फिर लिंडा टॉमी से कहती है कि तब भी हमारे हिस्से में 40,000 पाउंड आने चाहिए। फिर टॉमी समझ जाता है कि लिंडा ऐसे नहीं मानेगी। फिर वो लिंडा को वादा करता है कि आर्थर को उसके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। फिर लिंडा टॉमी को उनके लाइफ प्लान के बारे में बताती है कि कैसे लिंडा, आर्थर और उनका बच्चा इस गंदगी से बहुत दूर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। फिर लिंडा से बात करने के बाद टॉमी सीधा ह्यूगस को मारने के लिए निकल पड़ता है। टॉमी को कोई अंदाजा भी नहीं था कि ह्यूगस ने पहले ही टॉमी के लिए जाल बिछा रखा है। फिर टॉमी जैसे ही ह्यूगस को मारने के लिए अंदर जाता है, ह्यूगस के लोग उसको पकड़कर उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग टॉमी को इतना मारते हैं कि वो मारते मारते उसको खून से लथपथ कर देते हैं। फिर रात के वक्त ह्यूगस और पैट्रिक शावेज टॉमी को एक जगह पर लाकर फेंक देते हैं। फिर शावेज टॉमी से पूछता है कि तुम पादरी को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। टॉमी कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। फिर ह्यूगस को यकीन हो जाता है कि टॉमी को सब कुछ पता चल गया है, जिसके बाद वो टॉमी को एक इंजेक्शन देकर उसके दिमाग में झूठी झूठी बातें भरने लगता है। वो टॉमी को कहता है कि तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, पादरी ह्यूगस बिल्कुल निर्दोष हैं और तुमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है, इसलिए तुम सबके सामने उनसे माफी भी मांगोगे, वरना ह्यूगस के लोग टॉमी के बेटे को उठा लेंगे। अब टॉमी बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि ऐसी हालत में वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर ह्यूगस और शावेज टॉमी को उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं, जिसके बाद टॉमी सबसे पहले एडा के पास फोन करता है और कहता है कि किसी भी तरह सोवियत एम्बेसी के किसी ऑफिसर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। अब एडा टॉमी की बात अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद टॉमी अपना दूसरा काम पूरा करने के लिए ड्यूक के घर चला जाता है। फिर टॉमी पूरे डचिस परिवार से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन के चलते पादरी ह्यूगस पर आरोप लगा दिए और अब मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तातियाना टॉमी की हालत देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कल तक टॉमी पादरी ह्यूगस को मारना चाहता था, लेकिन आज वो लहूलुहान हालत में यहाँ पर आया है और अपनी बात से पलट रहा है। लेकिन फिलहाल तातियाना किसी को भी कुछ नहीं कहती, जिसके बाद टॉमी एडा के घर पर आकर सोवियत एम्बेसी के लोगों से मिलता है। टॉमी उन ऑफिसर्स को बताता है कि आपका इन्फॉर्मर रूसियों के साथ मिला हुआ है और वो चाहता है कि उन हथियारबंद गाड़ियों के लिए आपके और रूसियों के बीच में लड़ाई हो जाए। फिर वो ऑफिसर्स टॉमी से पूछते हैं कि हमारा इन्फॉर्मर ऐसा क्यों करेगा।
टॉमी कहता है कि आप लोग उन हथियारबंद गाड़ियों के लिए वहां खून खराबा करेंगे और ह्यूगस यही चाहता है कि ब्रिटिश सरकार पर डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने का दबाव बढ़े। तभी बातें करते करते टॉमी की हालत एकदम से खराब हो जाती है। फिर वो एडा को कहता है फौरन मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। एडा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ह्यूगस के लोगों ने टॉमी को मारा है। फिर वो तुरंत टॉमी को लेकर सीढ़ियों से उतरने लगती है, लेकिन तभी टॉमी सीढ़ियों पर ही गिर जाता है और एडा को कहता है शायद इंटरनल ब्लीडिंग के चलते मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया है। फिर एडा दौड़कर एम्बुलेंस को फोन करने जाती है और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टॉमी को हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका ब्रेन हेमरेज का इलाज होता है, जिसके कुछ दिनों बाद टॉमी की हालत काफी हद तक ठीक हो जाती है। तभी माइकल टॉमी से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं उस पादरी को बचपन से जानता हूँ। दरअसल ह्यूग्स ने ही मुझे पॉली से अलग किया था और मैं आज भी ये बात भूला नहीं हूँ। फिर वह टॉमी को कहता है कि मैं खुद उस पादरी को गोली मारूंगा, बस तुम मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। फिर टॉमी उसे कहता है कि बंदूक चलाना बहुत आसान है, बस टारगेट पर निशाना साधो और ट्रिगर दबा दो। अब माइकल टॉमी की बात को फॉलो करते हुए वहां से चला जाता है। अब 3 महीने और बीत जाते हैं। अब टॉमी पूरी तरह ठीक हो चुका था और ठीक होते ही वह सीधे अपने पुराने मिशन पर लग जाता है। टॉमी सबसे पहले जॉनी डॉग से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे आगे के प्लान में सबसे मेन रोल तुम्हारा ही होगा। तुम्हें 3 ली फैमिली के साथ मिलकर हैम्पटन पैलेस से 100 यार्ड की दूरी पर एक कैंप लगाना है। मैं और मेरे लोग उसी कैंप के नीचे से सुरंग खोदकर डचेस के तहखाने तक जाएंगे और इसमें तुम्हारा फंसने का कोई चांस नहीं क्योंकि मैं पहले ही वो जमीन खरीद चुका हूँ। अब जॉनी टॉमी का प्लान अच्छी तरह से समझ जाता है। फिर टॉमी उसको कहता है कि इस पूरे मिशन के बदले तुम्हें और ली फैमिली को 5000 दिए जाएंगे। जिस समय टॉमी और जॉनी बात कर रहे थे तभी टॉमी की नौकरानी मैरी वहां आकर उसे बताती है कि रम किंग सोलोमन्स आपसे मिलने आए हैं। दरअसल टॉमी ने खुद ही सोलोमन्स को यहाँ बुलाया था क्योंकि बिना उसकी मदद लिए वे लोग डचेस का खजाना चुराने का प्लान पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर टॉमी अंदर जाकर सोलोमन्स से बात करता है। कुछ देर बाद वह आर्थर और जॉन को भी वहां बुला लेता है, लेकिन आर्थर सोलोमन्स की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। सोलोमन्स आर्थर को रोकता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। आर्थर को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अभी सोलोमन्स को मार मार कर खत्म कर देता, लेकिन तभी टॉमी इशारे से आर्थर को समझाता है कि कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। फिर टॉमी, सोलोमन्स और सभी पीकी ब्लाइंडर्स अपना आगे का प्लान डिस्कस करते हैं, जिसके बाद टॉमी पहुंच जाता है सीधे ग्रैंड डचेस के घर पर। अब टॉमी ने असल में क्या प्लान बनाया है और सोलोमन्स इस प्लान में टॉमी की कैसे मदद करेगा, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। घर के अंदर जाने से पहले टॉमी अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह समझा देता है कि इन रूसियों से थोड़ा सावधान रहना क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और सबसे बड़ी बात कि ये जिप्सियों से भी ज्यादा जादू टोना जानते हैं। आर्थर और जॉन टॉमी की बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अंदर जाकर उन्हें रूसियों के सामने नग्न होना पड़ेगा। दरअसल रूसियों में ये रिवाज है कि वे लोग किसी को भी अपना शाही तहखाना दिखाने से पहले उनकी पूरी बॉडी चेक करते हैं क्योंकि डचेस फैमिली के जितने भी दुश्मन हैं उन सभी की बॉडी पर एक स्पेशल टैटू होता है। आर्थर अपनी बॉडी दिखाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि ये लिंडा को धोखा देने जैसा है, लेकिन फिर टॉमी के कहने पर मजबूरन उसे तातियाना के सामने अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। हालांकि तातियाना और इसाबेला टॉमी को चेक नहीं करते क्योंकि तातियाना पहले ही टॉमी के साथ मजे करने के दौरान उसकी बॉडी चेक कर चुकी है। अगले सीन में हम एडा, पॉली और माइकल को देखते हैं जो एडा का शेल्बी कंपनी लिमिटेड में स्वागत कर रहे थे। एडा ने टॉमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और इसीलिए पॉली उसे कंपनी के सारे तौर तरीके समझा देती है। तभी जॉन एडा से उसका फोन इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है और एडा उसे इजाजत दे देती है, जिसके बाद जॉन बाहर चला जाता है और एक लेडी को फोन लगाकर उनसे अपनी और शार्लेट की एक अपॉइंटमेंट लेता है। दरअसल शार्लेट प्रेग्नेंट है और माइकल अभी उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मजबूरन उसे शार्लेट का एबॉर्शन कराना होगा। माइकल जब कमरे में वापस आता है तो वह काफी घबराया हुआ था। तभी पॉली ये बात भांप लेती है, लेकिन फिलहाल वह माइकल के सामने इस बात का जिक्र नहीं करती। फिर एडा पॉली से पूछती है कि क्या हम मेरी ज्वाइनिंग की खुशी में सेलिब्रेट करें, लेकिन पॉली कहती है कि अभी नहीं क्योंकि मुझे मिस्टर ओलिवर से मिलने उनके घर जाना है।
एडा समझ जाती है कि पॉली ओलिवर से प्यार करने लगी है। फिर वह पॉली से इस बात को लेकर थोड़ा मजाक करती है, लेकिन तभी पॉली उसको कहती है कि गलती से भी ये बात टॉमी को मत बताना, क्योंकि ओलिवर के जान पहचान वाले अखबार में काम करते हैं और अगर टॉमी को ये सब पता चल गई तो वह बेशक मुझे और ओलिवर को अलग कर देगा। एडा पॉली से वादा करती है कि मैं टॉमी को नहीं बताऊंगी, जिसके बाद पॉली सीधा ओलिवर के घर आ जाती है। अब तक पॉली का वह पोर्ट्रेट भी तैयार हो चुका था। पॉली जब उस पोर्ट्रेट को देखती है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खूबसूरत पेंटिंग नहीं देखी थी। फिर पॉली खुश होकर ओलिवर के साथ खूब मजे करती है। अगले सीन में हम देखते हैं ड्यूक, ग्रैंड डचेस इसाबेला और तातियाना टॉमी को अपना शाही तहखाना दिखाते हैं, जहां टॉमी अपने ज्वेलर की मदद लेकर 70,000 पाउंड तक की चीजें ले सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉमी का ज्वेलर और कोई नहीं बल्कि सोलोमन्स है। दरअसल सोलोमन्स की मां रूसी थी और ड्यूक के परिवार वालों ने बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डाला था। आज सोलोमन्स उसी बात का बदला लेने के लिए शाही खजाने की सबसे खास चीजें चुनता है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही बार बनी हो। ड्यूक और उसका परिवार ये खास चीजें देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने टॉमी से वादा किया है कि वह शाही खजाने में से जो चाहे वह ले सकता है, इसलिए वो चुप रहते हैं। काफी जवाहरात चुन लेने के बाद भी उनकी कीमत केवल 30,000 पाउंड ही बैठ रही थी। लेकिन तभी सोलोमन्स को ध्यान आता है कि इस खजाने में फाबार्जे एग्स नहीं है। फाबार्जे एग्स रूसियों के खजाने की सबसे शाही चीज थी और वे लोग किसी को भी ये एग्स नहीं देते। सोलोमन्स टॉमी को कहता है कि अगर ये लोग एक फाबार्जे एग दे दें तो इन सब की कीमत 70,000 पाउंड बैठ जाएगी। अब टॉमी के कहने पर डचेस को मजबूरन वह एग भी देना पड़ता है। फिर चीजों का चुनाव हो जाने के बाद रात के वक्त शेल्बी ब्रदर्स और ड्यूक परिवार साथ में जश्न मनाते हैं। ड्यूक परिवार के लिए जश्न मनाने का मतलब है और इसीलिए टॉमी, आर्थर और जॉन सभी अपने लिए एक एक लड़की पकड़ लेते हैं। हालांकि आर्थर लिंडा के बारे में सोचकर ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन वहां का माहौल उसे ऐसे करने पर मजबूर कर देता है। तभी जब टॉमी तातियाना के साथ मजे करने जा रहा था तो तातियाना उससे पूछती है कि क्या तुम अब भी ग्रेस से प्यार करते हो। तातियाना की बात सुनकर टॉमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह तातियाना से ऊंची आवाज में पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुम क्यों बार बार अपनी जुबान से उसका नाम लेती हो। फिर तातियाना अपने कपड़े उतारकर टॉमी को एहसास कराती है जैसे टॉमी ग्रेस के साथ ही है। इसे रूसी जादू भी कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, टॉमी को इन सब कुत्ते कामों में बहुत मजा आता है। फिर अगली सुबह टॉमी, आर्थर और जॉन घर वापस जाने के लिए निकलते हैं। तभी टॉमी और जॉन आर्थर के साथ थोड़ा मजाक करते हैं, क्योंकि इन दिनों आर्थर एक मजबूत पीकी ब्लाइंडर्स नहीं बल्कि लिंडा की कठपुतली बन गया था। फिर आर्थर गुस्से में टॉमी को चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स वापस घर आ जाते हैं। फिर कुछ समय बाद टॉमी अपने भाइयों को 7 सोल्जर से मिलवाता है, जो कैंप के नीचे से सुरंग खोदने में उनकी मदद करेंगे। दरअसल ये 7 सोल्जर्स वही हैं जिन्होंने फ्रांस में टॉमी के साथ सुरंग खोदी थी। हालांकि उस वक्त सोल्जर्स की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अब उन सभी में से केवल 7 सोल्जर्स ही बचे हैं। फिर टॉमी इस मिशन का इंचार्ज सोल्जर विलियम को बनाता है, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉप अकेले कई मीलों तक सुरंग खोलने में एक्सपर्ट है। फिर टॉमी मैप दिखाकर सभी को कैंप के नीचे से तहखाने तक पहुंचने का रास्ता बताता है। सभी लोग टॉमी की बात अच्छी तरह समझ जाते हैं, जिसके बाद टॉमी अपने घर आ जाता है। टॉमी जब माइकल के ऑफिस के पास से गुजर रहा था, तभी वो देखता है कि पॉली माइकल के ऑफिस में छानबीन कर रही है। पॉली को माइकल के ड्रॉवर में एक सिल्वर बुलेट मिलती है, जो शेल्बी परिवार में पीढ़ियों से इस्तेमाल नहीं हुई। पॉली टॉमी से पूछती है कि तुमने वो बुलेट माइकल को क्यों दी। फिर टॉमी कहता है कि माइकल ही उस प्रीस्ट को मारेगा। अब टॉमी पॉली को पूरी कहानी बताता है कि कैसे प्रीस्ट और उसके लोगों ने पॉली को माइकल से अलग कर दिया था। टॉमी की बातें सुनकर पॉली का खून खौलने लगता है, लेकिन तभी उसे माइकल का ख्याल आता है और वो टॉमी से कहती है कि तुम मेरे बेटे को इस काम के लिए नहीं भेजोगे। टॉमी पॉली को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये फैसला माइकल का ही था, लेकिन पॉली उसकी कोई भी बात नहीं मानती। फिर जाने से पहले पॉली उसको कहती है कि अगर माइकल ने गोली चलाई तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिला दूंगी। पॉली की इसी धमकी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत इंस्टीट्यूट ओपनिंग सेरेमनी से होती है। आज टॉमी और सभी पीकी ब्लाइंडर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट उन सभी अनाथ बच्चों की मदद करेगा जो अपने परिवार को खो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस इंस्टीट्यूट का नाम टॉमी की मरी हुई बीवी के नाम पर रखा गया था, यानी ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट।
टॉमी और पॉली की शानदार स्पीच के बाद इंस्टीट्यूट ओपनिंग पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी प्रीस्ट ह्यूजेस टॉमी से मिलने आता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझे भी इस पार्टी में इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन ह्यूजेस टॉमी की फैमिली के सामने कोई बवाल नहीं करता। फिर जाने से पहले वो टॉमी को कहता है कि मुझे भी इस इंस्टीट्यूट में अपना एक ऑफिस चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। टॉमी ह्यूजेस की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद ह्यूजेस वहां से चला जाता है। फिर टॉमी अंदर आकर वापस से पार्टी ज्वाइन कर लेता है। कुछ देर बाद पार्टी में आई लेडीज टॉमी को अपने भाइयों से थोड़ा दूर ले जाती हैं और फिर उसे एक बेहद कीमती घोड़ा दिखाते हुए कहती हैं कि हम ये खास ग्रेस सीक्रेट हॉर्स के नाम पर बनवा कर लाए हैं। टॉमी वो घोड़ा देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो 2 मिनट के लिए चार्ल्स को दूसरी लेडी के हाथ में दे देता है और फिर उन सभी के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाता है। जब सभी लेडीज वहां से चली जाती हैं, तब टॉमी चार्ल्स को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन चार्ल्स पूरी पार्टी में कहीं भी नहीं था। फिर टॉमी एडा और पॉली से भी चार्ल्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों यही जवाब देती हैं कि आखिरी बार चार्ल्स तुम्हारी गोद में था। अब टॉमी का दिमाग गर्म होने लगता है। वो फौरन सभी को चार्ल्स को ढूंढने के काम पर लगा देता है, जिसके कुछ देर बाद खबर मिलती है कि कोई नर्स चार्ल्स को पीछे के दरवाजे से बाहर ले गई है और फिर कुछ लोग उसे गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल गए। अब टॉमी तुरंत उन लोगों को पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी आर्थर उसे समझाता है कि अभी हमें दिमाग से काम लेना है, क्योंकि कोई नहीं जानता वो लोग चार्ल्स को कहाँ ले गए हैं। फिर टॉमी पॉली के साथ गाड़ी में बैठकर वापस घर आ जाता है। फिर जॉन और आर्थर चार्ल्स को ढूंढने के लिए हर तरफ अपने आदमी फैला देते हैं। टॉमी को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर उस प्रीस्ट का है, क्योंकि उसी ने चार्ल्स को उठा लेने की धमकी दी थी। कुछ देर बाद टॉमी का शक बिल्कुल सही साबित होता है। एडा अंदर आकर उसे बताती है कि कोई प्रीस्ट तुमसे मिलने आया है, जिसके बाद टॉमी तुरंत ह्यूजेस से बात करने बाहर आ जाता है। कोई भी बात शुरू करने से पहले टॉमी ह्यूजेस से ये कंफर्म करता है कि मेरा बेटा सुरक्षित है या नहीं। फिर जवाब में ह्यूजेस कहता है कि हाँ, वो सुरक्षित है और अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो जल्द से जल्द मेरी मांगें पूरी करनी होंगी। फिर टॉमी ह्यूजेस से पूछता है कि तुम्हारी मांगें क्या हैं, और ह्यूजेस उसे सारी बात बताना शुरू करता है। पहले तो वो टॉमी से सॉरी बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सोवियत एम्बेसी से बात करके उनको ह्यूजेस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और इसके अलावा टॉमी के कहने पर उन लोगों ने ट्रेन ब्लास्ट का प्लान भी रोक दिया है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ने का दबाव पड़ने वाला था। फिर ह्यूजेस टॉमी को बताता है कि मैंने तुम्हारी गलती सुधार दी है, मैंने पहले ही पूरा प्लान सेट कर दिया। प्लान के मुताबिक तुम खुद वो ट्रेन ब्लास्ट करवाओगे और वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स छोड़ोगे, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि ये काम सोवियत एम्बेसी का है। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 6 लोग मारे जाएंगे और तुम खुद उन 6 लोगों को चुन सकते हो, जैसे रेलवे का कोई अधिकारी या ड्राइवर या फिर कोई भी। टॉमी ह्यूजेस की सारी शर्तें मान लेता है, लेकिन जाने से पहले ह्यूजेस उसे एक आखिरी शर्त बताते हुए कहता है कि मुझे वो सारे जवाहरात चाहिए जो तुम डचेस के खजाने में से चुराने वाले हो। टॉमी ह्यूजेस के मुंह से खजाने का नाम सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बात केवल शेल्बी परिवार को ही पता थी। फिर ह्यूजेस उसको कहता है कि मुझे खास वो फबार्जे एग चाहिए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक लीग का एक फेलो उसे अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सके। टॉमी ह्यूजेस की ये शर्त भी मान लेता है, लेकिन वो ह्यूजेस से साफ कह देता है कि ये काम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी काफी सख्त है और खुदाई करने वालों को थोड़ा टाइम और चाहिए। लेकिन ह्यूजेस टॉमी की रिक्वेस्ट तुरंत ही नकार देता है। वो टॉमी से कहता है कि मुझे सुबह होने तक वो सब कुछ चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा बेटा ज्यादा देर तक सांसें नहीं ले पाएगा। अब टॉमी बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा दांव पर लगा है और दूसरी तरफ उसने अपने परिवार को भी पैसे देने का वादा किया है। फिर टॉमी ह्यूजेस से बात करने के बाद अंदर जाता है और अपने परिवार की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर उनसे पूछता है कि तुम में से किसने हमारे साथ गद्दारी की है। टॉमी हर किसी पर शक करता है, क्योंकि उसके लिए परिवार के सभी लोग बराबर हैं। आर्थर और जॉन को बहुत दुख होता है कि टॉमी ने उन पर शक किया, लेकिन इस दौरान पॉली चुपचाप सिर नीचे की खड़ी थी। अब टॉमी आर्थर और जॉन को ऑर्डर देता है कि कल दोपहर से पहले बीएसए डायनामाइट्स की 50 स्टिक्स और 300 यार्ड केबल का इंतजाम करो, क्योंकि हम ट्रेन को उड़ाने वाले हैं। फिर आर्थर और जॉन वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद टॉमी पॉली से पूछता है कि कहीं तुमने उस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को तो सब कुछ नहीं बता दिया। पॉली उसे मना कर देती है, लेकिन टॉमी अच्छी तरह जानता है कि जब पॉली नशे में होती है तो उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। अब टॉमी पॉली को समझाने की कोशिश करता है कि उस पोर्ट्रेट आर्टिस्ट से मिलने जुलने वाले लोग
काफी पहुंचे हुए लोग हैं और इसके अलावा वो इतना बड़ा पेंटर तुम्हारी जैसी गैंगस्टर से प्यार क्यों करेगा। टॉमी की बात सुनकर पॉली की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ओलिवर ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद पॉली अपनी पोर्ट्रेट के पास जाकर रोते हुए उसे फाड़ देती है। फिर टॉमी सोलोमन से मिलने जाता है क्योंकि उसने सोलोमन से एक खास लिस्ट के बदले पैसों की डील करी है। सोलोमन टॉमी को वो लिस्ट देते हुए कहता है कि इसमें उन सभी लोगों के नाम हैं जिनकी बीवी फबार्जे एग्स की दीवानी है। तभी टॉमी गौर करता है कि इस लिस्ट में सबसे रईस इंसान का नाम गायब है और अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल टॉमी ने पहले ही अपने ज्वेलर की मदद लेकर ये लिस्ट बनवा ली थी, लेकिन सोलोमन ने इसमें से एक नाम छुपाने की कोशिश की। इसका मतलब वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। फिर टॉमी सोलोमन पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी सोलोमन का आदमी भी उस पर बंदूक तान देता है और उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी पीछे से माइकल आता है और सोलोमन के आदमी को शूट कर देता है। फिर टॉमी सोलोमन से चिल्लाते हुए पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोलोमन कहता है कि तुम भी कोई शरीफ नहीं हो, तुमने न जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया और न जाने कितने लोगों की जानें ले ली, लेकिन आज जब तुम्हारा खुद का बच्चा किडनैप हो गया है तो तुम्हें इस बात का अफसोस हो रहा है। देखा जाए तो कहीं न कहीं सोलोमन्स बिल्कुल सही कह रहा था। अब टॉमी को भी इस बात का एहसास हो जाता है। फिर टॉमी सोलोमन्स को छोड़ देता है, जिसके बाद सोलोमन्स उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे बेटे के किडनैप होने वाली बात पता नहीं थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। अब टॉमी के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसका बेटा जो किडनैप हो गया है। दूसरी तरफ ओलिवर जब पॉली से मिलने आता है तो पॉली सीधा उस पर बंदूक तान देती है। पॉली को इस तरह देखकर ओलिवर के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो पॉली को समझाता है कि अगर कोई बड़ी बात हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, जिसके बाद पॉली गन नीचे करके ओलिवर को किस कर लेती है। दरअसल पॉली ओलिवर से सच्चा प्यार करने लगी थी और उसे यकीन है कि ओलिवर कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी उन 7 सोल्जर्स के पास जाकर खुद वहां खुदाई करना शुरू कर देता है। आपको याद होगा कि ये वही सीन है जो हमने सीजन 1 में देखा था। उस वक्त टॉमी को इसी तरह के सपने आते थे जो कि टॉमी के पास्ट के थे। दूसरी तरफ टॉमी के भाइयों को ह्यूजेस की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद माइकल खुद उस प्रीस्ट को मारने निकल पड़ता है। अब कहानी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, जहां एक तरफ स्ट्राइक शुरू हो जाने के बाद जॉन और आर्थर 10 बजने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग ट्रेन को ब्लास्ट कर सके। दूसरी तरफ माइकल ह्यूजेस को मारने निकल पड़ता है और तीसरी तरफ टॉमी सोल्जर विलियम के साथ मिलकर सुरंग खोदने का काम काफी रफ्तार से कर रहा था ताकि वो लोग जल्द से जल्द वो सारा खजाना ह्यूजेस तक पहुंचा सके। कुछ देर बाद माइकल ह्यूजेस को मारने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन जब माइकल उस पर बंदूक तान देता है तो अचानक ह्यूजेस उस पर हमला कर देता है। अब माइकल और ह्यूजेस के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन ह्यूजेस शायद ये बात भूल गया था कि उस बच्चे के अंदर 17 साल पुरानी बदला लेने की आग है। ह्यूजेस के कारण माइकल 17 साल अपनी मां से दूर रहा है और इसी जोश के चलते माइकल हिम्मत दिखाकर ह्यूजेस को पीछे की तरफ धकेलता है और फिर उसका गला काटकर उसे मार डालता है। आखिरकार इस बुरे प्रीस्ट का अंत हो ही गया, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ह्यूजेस को मारने के बाद माइकल तुरंत ये जानकारी फिन को देता है और उसको कहता है कि जल्दी से जाकर आर्थर और जॉन को रोको। फिर फिन दौड़ता हुआ रेलवे ट्रैक के पास आता है, लेकिन उसे आने में थोड़ी सी देर हो जाती है क्योंकि आर्थर और जॉन डायनामाइट का बटन दबा चुके थे। तभी एक तेज धमाके के साथ ट्रेन और उसमें बैठे सभी 6 लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद माइकल चार्ल्स को वापस घर ले आता है। आज पहली बार पॉली को अपने बेटे पर इतना गर्व हो रहा था क्योंकि माइकल ने कलम न उठाकर एक असली पीकी ब्लाइंडर होने का सबूत दिया है। फिर एडा फोन पर टॉमी की बात उसके बेटे चार्ल्स से कराती है। टॉमी अपने बेटे की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है और इस खुशी का एक कारण ये भी था कि टॉमी और उसके साथी कैंप से तहखाने तक की सुरंग खोदने में कामयाब रहे। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड शार्लेट का अबॉर्शन कराने आया था। शार्लेट चाहती थी कि माइकल कुछ देर उसके साथ ही रहे, लेकिन माइकल घर पर जरूरी काम है बोलकर वहां से चला जाता है। अब टॉमी भी चुराए हुए सभी जवाहरात लाकर तातियाना को दे देता है क्योंकि असल में ये सब तातियाना का ही प्लान था। दरअसल तातियाना ड्यूक की भतीजी है और उसका मानना है कि जिस खजाने पर क्वीन इसाबेला घमंड दिखाती है उस खजाने पर तातियाना का खुद का हक है। फिर तातियाना बदले में टॉमी को ढेर सारा कैश देती है और जाने से पहले उसे बताती है कि मैं एक लड़के के साथ घर बसाने वियना जा रही हूँ।
अब टॉमी वो सारा कैश लेकर घर वापस आ जाता है, जिसके बाद वो सभी पीकी ब्लाइंडर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। आज इस मीटिंग में टॉमी का पूरा परिवार मौजूद था और साथ ही वो लोग भी जिन्होंने इस मिशन में टॉमी की मदद की है। टॉमी हर किसी को उनके हिस्से के पैसे दे देता है, लेकिन लिजी और पॉली पैसे नहीं लेते। फिर टॉमी उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ये पैसे लेने ही होंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद हर किसी ने मेरी मदद की है। कुछ का ऐसा भी मानना है कि शायद मैं उनके साथ गलत था, लेकिन ये पैसे लेकर हम इस बात को यहीं खत्म कर सकते हैं। माइकल को टॉमी की बात सही लगती है, जिसके बाद वो पैसे टेबल से उठा लेता है, लेकिन तभी पॉली वापस से वो पैसे टॉमी को लौटा देती है और कहती है कि हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। लेकिन लिंडा तो वैसे भी पैसों की भूखी थी। वो तुरंत पैसे लेकर आर्थर को न्यूयॉर्क चलने के लिए कहती है, लेकिन शेल्बी परिवार कमरे से बाहर निकले इससे पहले ही टॉमी उन्हें बताता है कि तुम सब कहीं नहीं जा पाओगे। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब पूरा खेल ही बदलने वाला है। टॉमी उन लोगों को बताता है कि तुम सभी के नाम अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। जॉन और आर्थर ट्रेन ब्लास्ट करने के जुर्म में, माइकल ह्यूजेस को मारने के जुर्म में और पॉली कैंपबेल को मारने के जुर्म में अब सभी किसी न किसी जुर्म में जेल जाएंगे। टॉमी के इतना कहते ही रॉस और बाकी ऑफिसर्स पीछे के रास्ते से वहां आ जाते हैं। टॉमी आर्थर को समझाता है कि मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डील की है, लेकिन आर्थर या उन सभी में से कोई भी टॉमी की बात नहीं सुनता। सभी टॉमी पर चिल्लाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन टॉमी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर पुलिस वाले उन सभी को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं और इसी के साथ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 का एंड हो जाता है। अब टॉमी ने अपने परिवार को धोखा क्यों दिया? क्या उसके दिमाग में फिर से कोई प्लान चल रहा है, या सच में वो अपने परिवार को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पीकी ब्लाइंडर्स के अगले सीजन में। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।